हेलो फ्रेंड्स। आज ना हम लोग कंपनी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। तो कंपनी अकाउंट में हमारे कोर्स में फर्स्ट चैप्टर है इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर, तो आप लोग लिख लो, फर्स्ट चैप्टर इज इशू ऑफ शेयर। देखो, इसमें हम लोग बात करेंगे कि कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो हम उसके बुक को कैसे मेंटेन करते हैं, यानी कि क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। तो हम लोग बात करेंगे कि कोई कंपनी अगर शेयर इशू करती है तो उसके बुक्स में उसकी बुक्स में ट्रीटमेंट क्या होती है, क्या एंट्री होती है, उसी उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो पहले ना हम लोगों को शेयर समझना होगा, शेयर क्या है, फिर उसके इशू की बात कर लेंगे। धीरे धीरे ना हम लोग मेन पॉइंट पे जाएंगे। पहले ना थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लें। तो हम लोग बात करते हैं शेयर्स। शेयर, देखो, कंपनी के कैपिटल को अगर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इच पार्ट इज नोन एज शेयर। इस पार्ट इज नोन एज शेयर, यानी कि टोटल कैपिटल, कैपिटल तो हम लोग जानते हैं होता क्या है, टोटल कैपिटल of the company, total capital of the company divided into parts, and each part is called a share, and each part is called a share। हमने क्या किया, हमने कंपनी के टोटल कैपिटल को पार्ट्स में डिवाइड किया एंड ईच पार्ट इज नोन एज शेयर। अच्छा, आपने नाम सुना होगा, एक प्राइवेट कंपनी होता है, एक पब्लिक कंपनी होता है। तो मैं आपको बता दूं, इस बात को मैं लिख के भी दिखा दूंगा। मैं आपको बता दूं, इस बात को मैं लिख के भी दिखा दूंगा, अब लिख नोट भी करा दूंगा कि प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती। देखो, प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं करती है, सिर्फ एंड सिर्फ पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है। यानी कि मैं कह सकता हूं यहाँ पे प्राइवेट कंपनी कैन नॉट issue shares, but public company can issue shares। प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती, पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलेंगे सर यहाँ डिफाइन करो प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को। तो ये हमारा पार्ट नहीं है, ये ना लॉ का पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट। डेफिनेशन ऑफ प्राइवेट कंपनी या डेफिनेशन ऑफ पब्लिक कंपनी नहीं है, ये ना लॉ का पार्ट है, हम लोग लॉ में पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सिर्फ मैंने आपको इतना बताया कि पब्लिक कंपनी शेयर इशू करती है, प्राइवेट कंपनी नहीं। तो शेयर इशू करती है ना, तो उसी की ट्रीटमेंट करनी है, क्या बुक्स, हम कैसे बुक्स मेंटेन करते हैं उसी का ट्रीटमेंट देखना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि प्राइवेट कंपनी होता क्या है, थोड़ा सा हम कैसे समझेंगे कि ये प्राइवेट कंपनी है, और पब्लिक कंपनी के बारे में हम कैसे समझेंगे। तो जो भी प्राइवेट कंपनी है ना, उसके आगे प्राइवेट लिमिटेड लिखा होता है, प्राइवेट लिमिटेड। जैसे हमारा इंस्टीट्यूट है, तो हमारे इंस्टीट्यूट के आगे आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता है, हमारे इंस्टीट्यूट के नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लिखा होता है। लेकिन अगर पब्लिक कंपनी की बात करूं तो उसके नाम के आगे या तो लिमिटेड वर्ड लिखा होता है या पब्लिक लिमिटेड लिखा होता है, दैट इज नोन एज पब्लिक कंपनी। जैसे रिलायंस पब्लिक कंपनी या रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस इज अ पब्लिक कंपनी, रिलायंस शेयर इशू कर सकती है, लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकती है।
अब देखो शेयर तो इशू कर सकते हैं, लेकिन देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर्स। यानी कि हम अगर टाइप्स ऑफ शेयर की बात करें तो दो टाइप के शेयर होते हैं। आई रिपीट, दो टाइप के शेयर होते हैं। एक को हम नाम देते हैं प्रेफरेंस शेयर, और एक को हम नाम देते हैं इक्विटी शेयर। तो दो टाइप के शेयर होते हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। देखो अभी ना हम अपने मेन टॉपिक पे नहीं गए, हमें हमारा मेन चैप्टर है इशू ऑफ शेयर, यानी कि शेयर इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, इसी के बारे में देखना है। लेकिन उसके पहले कुछ उसका बैकग्राउंड देखना जरूरी है, जिसे हम लोग देख रहे हैं। हमने कहा कि बाद में हम लोग इशू की बात करेंगे, पहले उसके थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात कर लें। हमने कहा कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर, फर्स्ट वन इज प्रेफरेंस शेयर एंड सेकेंड वन इज इक्विटी शेयर। अब आइए जरा हम कुछ और उसके बैकग्राउंड को देखते हैं, जो देखना बेहद ही जरूरी है इस चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले। यहाँ पे मैं लिखता हूँ टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। कुछ ना हम शेयर कैपिटल के टाइप्स देखेंगे, बिना इस टाइप्स को समझे हुए इस चैप्टर के क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो आइए कुछ हम लोग टाइप्स ऑफ शेयर्स देखते हैं। टाइप्स ऑफ शेयर तो मैं आपको पहले नोट करा दूं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर हैं। तो फर्स्ट नोट करेंगे ऑथोराइज्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल, या इसका एक और नाम होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, या इसका एक और नाम होता है नॉमिनल कैपिटल। नॉमिनल कैपिटल हम लोग चार पांच टाइप के शेयर कैपिटल देखेंगे, यानी कि हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। पहला का नाम है ऑथराइज्ड कैपिटल, या उसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं, या उसको हम नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं। इसके बारे में जरा हम लोग समझ लें, फिर हम लोग क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो मान लो हमने कंपनी क्रिएट की, तो हमें कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होता है, सब हम जानते हैं। अच्छा, कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना होता है, डिफरेंट लीगल फॉर्मेलिटीज होती है जिसका परमिशन कंपनी लॉ बोर्ड से लेना होता है। तो कंपनी के क्रिएशन के टाइम पे हमें कंपनी लॉ बोर्ड से इस बात की भी परमिशन लेनी होती है, इस बात की भी ऑथोराइजेशन लेनी होती है कि हम कितने शेयर, हम मतलब कंपनी, हम कितने शेयर इशू कर सकते हैं। मेरी बात को सुनना, कंपनी के रजिस्ट्रेशन के टाइम पे हमें कंपनी लॉ बोर्ड से इस बात की परमिशन लेनी होती है कि हम कंपनी कितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर सकते हैं। मान लो मैं अपनी बात करूं, मैं कंपनी हूं, मैंने कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लिया कि मैं 1000 शेयर इशू कर सकता हूं, और एक शेयर की कुछ ना कुछ फेस वैल्यू होती है। मान लो 100 रुपए फेस वैल्यू हो गई। देखो मैंने क्या किया, मैंने कंपनी बोर्ड से परमिशन लिया, मैंने कंपनी बोर्ड से परमिशन लिया 1000 शेयर इशू करने की, और एक शेयर की वैल्यू अगर 100 रुपए है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो अमाउंट आएगा दैट इज 1 लाख। तो उस 1 लाख को हम नाम देंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। हमारे एग्जाम में डिफिनेशन नहीं आ रहा है, इन चीजों को समझना होगा। तो ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब है हमने कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन ली कि हम अपने पूरे लाइफ टाइम में कितने शेयर इशू कर सकते हैं, और मल्टीप्लाइड बाय उसकी फेस वैल्यू, दैट इज नोन एज हमारी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई। इस एग्जांपल में 1 लाख। उसको ऑथराइज्ड कैपिटल कर लो, या उसको रजिस्टर्ड कैपिटल कर लो, या उसको नॉमिनल कैपिटल कर लो, इसके तीनों नाम है। तो मैंने तीनों नाम इसलिए लिखा है कि कहीं किसी आपको बुक्स में ऑथराइज्ड कैपिटल लिखा मिलेगा, कहीं रजिस्टर्ड कैपिटल लिखा मिलेगा, कहीं नॉमिनल कैपिटल लिखा मिलेगा। तो ये तो समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, बट अगर उसको हम डिफाइन करें ना तो थोड़ा सा टेक्निकली डिफाइन करना पड़ेगा। उसी बात को मैं दूसरे तरीके से डिफाइन करूंगा। तो देखो मुझे, मेरी ऑथराइज कैपिटल 1 लाख की बनी ना, यानी कि हम 1 लाख तक का शेयर इशू कर सकते हैं, यानी कि हमारी लिमिट को रिस्ट्रिक्ट करता है। इट पुट्स द limit, it puts the limit on the amount of
of capital which company is authorized to raise during its lifetime. अच्छा, उसको ना हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं उसके फेस वैल्यू पे। तो मैं कह सकता हूँ कि हम उसे बैलेंस शीट में उसके फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। हम उसे बैलेंस शीट में उसके फेस वैल्यू को दिखाते हैं। तो मैं कह सकता हूँ इट इज इट इज shown in it is shown in balance sheet at its फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का मतलब है कि 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू होगी, तो उसको हम बैलेंस शीट में फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। एक हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल देखना, एक एग्जांपल देखना। एग्जांपल मान लो मैंने कहा कि मैं 50,000 शेयर इशू करने का परमिशन लेता हूँ, ऑथराइजेशन लेता हूँ, और अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो मेरी मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी, मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल होगी 50,000 शेयर्स। यहाँ पे मैं शेयर्स वर्ड यूज कर लूँ, 50,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई 100 रुपये, दैट इज 50 लाख। तो मेरी ऑथोराइज्ड कैपिटल हो गई 50 लाख। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, आई रिपीट, इस चैप्टर में जाने के पहले मुझे 4-5 टाइप के शेयर कैपिटल को समझना बेहद ही जरूरी है। बिना इसको पढ़े हुए हम इफेक्टिवली क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, इस एग्जांपल में मैंने कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लिया कि मैं 50,000 शेयर इशू करूं, और अगर एक शेयर की वैल्यू 100 रुपये है तो मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल होगी 50 लाख। किसी बच्चे के माइंड में आ रहा होगा कि सर, आपने कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लिया कि आप 50,000 शेयर इशू कर सकते हो, मान लो बाद में आप ग्रो कर रहे हो तो क्या आप 50,000 से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकते हो? तो मैं कहूंगा बच्चा सही पूछ रहा है। उस केस में अगर मुझे 50,000 से ज्यादा शेयर इशू करने की जरूरत पड़ी तो फिर से मुझे कंपनी लॉ बोर्ड से परमिशन लेना पड़ेगा, और उस केस में मेरी ऑथराइज्ड कैपिटल फिर से इंक्रीज हो जाएगी। आई होप आप मेरी बात समझ रहे होंगे। चलो, ये तो ऑथराइज कैपिटल हो गया। तो इस एग्जांपल में मेरी ऑथराइज कैपिटल है 50 लाख रुपए। सेकेंड वन इज इशूड कैपिटल। देखो, मेरी ऑथराइजेशन थी 50,000 शेयर इशू करने की, बट कोई जरूरी थोड़ी ना है कि मैं 50,000 शेयर इशू करूं। मैं मान लो एग्जांपल के तौर पे 40,000 शेयर इशू करता हूँ, 40,000 शेयर इशू करता हूँ, तो मेरी इशूड कैपिटल बनी, मैं एक लाइन छोड़ के लिखूं कि मान लो मैं 40,000 शेयर इशू करता हूं, तो मेरी इशूड कैपिटल बनी 40,000 शेयर्स मल्टीप्लाइड बाई फेस वैल्यू, दैट इज 40 लाख। तो मेरी ऑथराइज कैपिटल 50 लाख थी, बट मेरी इशूड कैपिटल कितनी हो जाएगी? ₹40 लाख। अब इसको अगर हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना, तो इसको फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। तो मैं कह सकता हूं इट मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स issued by the company issued by the company। देखो, कंपनी ने 40,000 शेयर इशू किया,
और एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू कितनी है, फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। तो मेरी इशूड कैपिटल बनी ₹40 लाख। तो हमने फर्स्ट ऑथराइज देखा 50,000 इंटू 100 50 लाख, बट मैंने इशू किया 50,000 इशू नहीं किया, 50,000 कर सकते थे लेकिन मैंने इशू किया 40,000 शेयर, तो मेरी इशूड कैपिटल बनी 40,000 इंटू 100 दैट इज 40 लाख। नेक्स्ट, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, अब देखो सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब क्या है। मैंने 40,000 शेयर इशू किए, अब आप लोग पब्लिक उस शेयर को इशू करोगे, सॉरी परचेज करोगे, परचेज नहीं करके उसको हम सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। तो देखो मैं क्या कहूंगा कि एग्जांपल के तौर पे कि मान लो मैंने 40,000 शेयर इशू किया और आप लोगों ने परचेज किया, मुझे परचेज वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, मुझे सब्सक्राइब वर्ड यूज करना चाहिए। तो समझाने के लिए मैंने परचेज वर्ड किया यूज किया। तो देखो 40,000 मैंने शेयर इशू किया और आप लोगों ने मान लो 36,000 शेयर सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब मतलब परचेज, आपने 36,000 शेयर सब्सक्राइब किए, तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल बनेगी 36,000 शेयर मल्टीप्लाइड बाई 100। तो मैं अगर उसको डिफाइन करना चाहूँ तो देखो कैसे डिफाइन करूंगा, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक इज नोन एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। इस बात को मैं लिख लूं, इस बात को मैं लिखता हूं, पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल, पार्ट ऑफ issued capital which is subscribed, which is subscribed by public is called subscribed capital। इसको बैलेंस शीट पे फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं एग्जांपल के तौर पे ले लूं कि मान लो मैंने 36,000 मेरे 36,000 शेयर्स सब्सक्राइब्ड हुए और उसकी फेस वैल्यू 100 रुपये है, यानी कि मेरी सब्सक्राइब्ड कैपिटल हो गई 36 लाख। यानी कि बैलेंस शीट पे ना, बैलेंस शीट में इसको फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। इट इज, हम बैलेंस शीट पे इसको फेस वैल्यू पे दिखाते हैं। अब देखो मान लो मेरी कंपनी है, मैंने 40,000 इशू किया, आपने 36,000 सब्सक्राइब किया। अच्छा ऐसा भी तो हो सकता था कि मेरा 40,000 तो इशू हुआ लेकिन मात्र 5,000 सब्सक्राइब हुआ, तो उस केस में हम वैलिड इशू नहीं मानते हैं, उस केस में वैलिड इशू नहीं मानते हैं। मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि इशूड कैपिटल का मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। इशूड कैपिटल का यानी कि 40,000 मैंने इशू किया, इसका मिनिमम 90% सब्सक्राइब होना चाहिए। तो मैं इस बात को यहाँ नोट में लिख दूं, इस बात को मैं यहाँ नोट में लिख दूं कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन should be equal to 90% of issued capital। मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, 90% ऑफ इशूड कैपिटल। इस एग्जांपल में मेरी इशू कितनी हुई है, 40,000, तो 40,000 का अगर 90% करूं तो 36,000 शेयर्स ही आता है, इसलिए मैंने 36,000 का ही एग्जांपल लिया। तो देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा, ऑथराइज पढ़ा, कितनी मेरी अथॉरिटी है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू। उसके बाद हमने इशूड पढ़ा, कितना हमने इशू किया, इस एग्जांपल में मान लो 40,000 मैंने इशू किया, मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू 100 है, तो मेरी इशूड कैपिटल हो गई 40 लाख। अब आपने सब्सक्राइब कितना किया, आपने मान लो 36,000 सब्सक्राइब किया, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा होना चाहिए। 100% सब्सक्रिप्शन हो जाए बट मिनिमम 90%। तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई, जितनी सब्सक्राइब्ड हुई मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। अब यहाँ देखो, नेक्स्ट वन इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल, देखो 36,000 तो सब्सक्राइब हो गए, आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया और एक शेयर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपये। अच्छा हो सकता है कि मैं आपसे कॉल करूं 80 रुपये, अभी तक मैं आपसे कॉल करूं 60 रुपये, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूं।
36,000 शेयर आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। अब आप लोगों से ना मैं पैसा लूंगा, मैक्सिमम तो मैं 100 ही रुपए लूंगा। अगर तो हम ना मान लीजिए हम आपसे अगर 60 रुपए कॉल करते हैं, अगर हम आपसे सॉरी 70 मान लेते हैं, अगर आपसे हम 70 रुपए कॉल करते हैं तो एक शेयर पे 70 रुपए कॉल किया ना, और टोटल शेयर कितनी है 36,000। तो मेरी सब्सक्राइब कैपिटल सॉरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी 36,000 इंटू 70 रुपीज। जैसे यहाँ पे मैं कर लूँ, part of subscribed capital which is called by the company is known as called up capital। 100 रुपए के बदले मैंने सिर्फ अभी तक मान लो 70 रुपए कॉल किया है, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी 36,000 इंटू 70। डेफिनेशन क्या होगा, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी। देखो इस बेसिक पार्ट को बिना समझे हुए हम लोग इफेक्टिवली जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल which is called by the company is called up capital, called up capital। देखो 36,000 ही सब्सक्राइब किया है और मान लो उससे हमने 70 रुपए कॉल किया। अगर हम एज्यूम करें यहाँ पे लेट ₹70 पर शेयर कॉल्ड अप, यानी कि एक शेयर के लिए मान लो मैंने 70 रुपए मांगा, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी, इस एग्जांपल के लिए मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी, कॉल्ड अप कैपिटल टोटल शेयर तो आप लोगों के पास 36,000 ही है क्योंकि आपने 36,000 को सब्सक्राइब किया है। तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी 36,000 और मैंने कॉल कितना किया, मैंने 70 रुपए कॉल किया, तो मैं 70 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी 36,000 इंटू 70। तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल बनेगी 25,20,000। नेक्स्ट, अच्छा मैंने आपसे कॉल तो किया है 70 रुपए, लेकिन कोई जरूरी थोड़ी ना कि आप 70 का 70 पूरा दे दो, पे कर दो। आप 70 का 70 पूरा पे कर दो, कोई जरूरी थोड़ी ना, हो भी सकता है कि आपने किया हो। लेकिन मान लो अगर मैं यहाँ पे अगर बात करूं पेड अप कैपिटल की, तो कॉल तो 70 किया, मान लो आपने 60 रुपए पे किया है, तो मेरी पेड अप कैपिटल बनेगी 36,000 इंटू 60, यानी कि पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच इज पेड is known as paid by public to company is known as paid up capital। Part of called up capital which is paid by shareholders। आपने शेयर परचेज किया तो आप मेरे शेयर होल्डर्स हो गए, बाय शेयर होल्डर्स is called paid up capital, is called paid up capital। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लूं 36,000 सब्सक्राइब हुआ है जिससे मैंने 70 रुपए माना कॉल किया था, तो मेरी कॉल्ड अप कैपिटल मल्टीप्लाई किए थे तो इतना आया था। लेकिन मान लो अगर आपने 60 रुपए पे किया है तो मेरी पेड अप कैपिटल बनेगी, आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा अमाउंट आएगा 21,60,000। चलो ये तो हमारी बेसिक बातें हो गई कि कितने टाइप्स के शेयर कैपिटल होते हैं। अब ना हम इसके इशू की बात कर लें, कंपनी के शेयर की इशू की बात कर लें। अच्छा अगर हम शेयर को इशू करते हैं ना, तो शेयर का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, कुछ ना कुछ प्राइस होगा। तो मेरा हेडिंग बनेगा प्राइस फॉर
प्राइस फॉर issue of shares. एग्जाम्पल के तौर पे मान लो यही मेरा शेयर है जिसकी एक शेयर की वैल्यू है 100 रुपये, मान लेते हैं 100 रुपये। मेरी मर्जी, मैं चाहूँ ना तो 100 रुपये में इशू करूँ, तो दैट इज नोन एज प्राइस फॉर इशू ऑफ शेयर। तो मैं 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये में इशू करूँ, या मैं 100 रुपये के शेयर को 200 रुपये में इशू करूँ, 300 में इशू करूँ, 400 में इशू करूँ, मेरी मर्जी। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये में इशू करते हो तो उसको हम पार नाम देते हैं। हेडिंग हमारा क्या बना, प्राइस फॉर इशू ऑफ शेयर। लेकिन अगर 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये से अबव प्राइस पे इशू करते हो ना, उसको हम प्रीमियम नाम देते हैं। तो फर्स्ट वन इज, हम यहाँ नाम देंगे एट पार। एट पार, एट पार का मतलब था 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये में इशू करना, यानी कि फेस वैल्यू 100 रुपये है तो 100 रुपये में ही इशू करना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इक्वल टू, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, उसको फेस वैल्यू बोलते हैं, इक्वल टू फेस वैल्यू। लेकिन अगर 100 रुपये के शेयर को 100 रुपये से ज्यादा में इशू करते हो, दैट इज नोन एज एट प्रीमियम। तो यहां पे मैं नाम दूं मोर देन फेस वैल्यू। ये तो हमारे शेयर के प्राइस हो गए, या तो इक्वल टू फेस वैल्यू मतलब पार की बात होगी, या मोर देन फेस वैल्यू प्रीमियम की बात होगी। तो हम लोग हर के बारे में अलग अलग डिटेल्स देखेंगे, आगे देखेंगे। अच्छा, अब एक चीज और देखो, मान लो मेरी कंपनी है, अभी तो मैंने प्राइस की बात की, अब देखो हम किसकी बात कर रहे हैं। अ कंपनी, यहाँ तो प्राइस की बात की, यहाँ देखो अ कंपनी कैन इशू इट्स शेयर पहला फॉर कैश, दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखो इसका क्या मतलब है, यहाँ तो प्राइस की बात होगी। अब यहाँ ना बात हो रही है कि मेरी कोई कंपनी है, हम शेयर इशू कर सकते हैं, किसके लिए, कैश के लिए, जो जनरली होता ही है। जैसे मैं आपको शेयर दूं, बदले में आपसे कैश लूं, तो हेडिंग बना अ कंपनी कैन इशू इट शेयर फॉर कैश। दूसरा देखो फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको शेयर दिया, बदले में आपसे कैश लिया। अच्छा, दूसरा देखो अदर देन कैश क्या होगा, मान लो मैंने आपको शेयर दिया, बदले में आपसे आपका मोबाइल लिया, तो कंसिडरेशन क्या हो गया, अदर देन कैश। मैंने एग्जांपल के लिए समझाया, मोबाइल लिया। तो फर्स्ट है कि कंपनी कैन इशू इट शेयर शेयर फॉर कैश। दूसरा, कंपनी कैन इशू इट शेयर बदले में फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। देखेंगे किस केस में अदर देन कैश कंसिडरेशन की बात होती है, इस बात को हम लोग देखेंगे। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग प्राइस की बात कर रहे थे, तो प्राइस की बात होगी। अब यहाँ पे देखो कंसिडरेशन कैश की बात हो गई, कंसिडरेशन अदर देन कैश की बात होगी, बट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट यहाँ नोट में एक पॉइंट लिखना कि जो भी, चलिए अब यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। देखो एक ना पॉइंट के लिए आप यहाँ पे चाहो तो लिख लेना कि कंसिडरेशन कैश भी होता है, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी होता है,
बट जनरली पब्लिक कंपनी है ना, वो शेयर इशू करती है फॉर कंसिडरेशन कैश। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप एक नोट लिख लो, पब्लिक कंपनी जनरली इशू शेयर्स फॉर कैश, फॉर कैश। जनरली पब्लिक कंपनी, आई रिपीट जनरली, किसके लिए शेयर इशू करती है? कैश के लिए। एक बार आपके एग्जाम में आया था इस ए पॉइंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, तो यही एप्रोप्रिएट आंसर था। पब्लिक कंपनी जनरली शेयर इशू करती है कैश के लिए, जनरली, मैक्सिमम ऐसे करो कि ज्यादातर टाइम कैश के लिए इशू करती है, कभी कभी अदर देन कैश की बात होती है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे हेडिंग आया इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, यानी कि यहाँ पे दो पार्ट थे ना, यहाँ देखो, यहाँ एक कैश था और दूसरा अदर देन कैश था। तो पहले ना हम लोग कैश की बात कर लें, बाद में देखेंगे अदर देन कैश की। तो देखो हमने क्या उठाया, हमने यहां से उठाया कि इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब देखिए, अब इशू ऑफ शेयर फॉर कैश है ना, तो इसके बारे में तुम बिल्कुल भूल जाना कि ये भी हमारा कोई पॉइंट है अदर देन कैश, हम लोग बाद में देखेंगे अदर देन कैश। अब ऊपर आओ, ऊपर आओ, यहाँ यहाँ थोड़ा देखना, कुछ पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, सब डिवाइड हो रहे हैं, तो ध्यान से थोड़ा देखना, इस पार्ट को हम भूल जाए, सिर्फ हम कैश की बात करें। अब यहाँ पे देखिए, एट पार एट प्रीमियम, तो हम अभी लेके चलेंगे कैश। मैं बार बार नहीं कहूंगा कि मैं, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन कैश, ये अंडरस्टूड रहेगा थोड़े टाइम के लिए, एक दो क्लास के लिए। अब हम बात करेंगे कैश की, तो बात होगी ही एट पार और एट प्रीमियम की बात होगी। पार का मतलब अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए में इशू करना, और प्रीमियम की बात है अगर 100 रुपए का शेयर है तो 100 रुपए से अब प्राइस में इशू करना। अब हमारा फोकस है पहले पार की बात की जाए, बाद में देखेंगे प्रीमियम की बात। तो देखो मैंने कहा कि इस पॉइंट को भूल जाओ, कंसिडरेशन अदर देन कैश को भूल जाओ, अभी कैश को कंसीडर करो, भूल जाओ कि कोई पॉइंट है। ऊपर हमने देखा तो प्राइस क्या हो सकता है, एट पार एट प्रीमियम। अभी हम पार की बात करेंगे, यानी कि 100 रुपए का शेयर है ना, सिर्फ 100 रुपए में इशू करना। हम बाद में बात करेंगे प्रीमियम की। तो मैं कहता हूं कि यहाँ पे प्रीमियम की बात बाद में होगी, अभी सिर्फ पार की बात होगी। तो मैं अब हेडिंग लिखने जा रहा हूँ, ऊपर तो हेडिंग हो गया इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। अब यहाँ ए पॉइंट में मैं लिखने जा रहा हूं इशू एट पार। हम भूल जाएं अभी थोड़े टाइम के लिए कि प्रीमियम भी कोई वर्ड होता है, अभी हमारा फोकस सिर्फ पार पे रहेगा। चलो मैं बार बार करता हूं, अभी हमारा फोकस सिर्फ पार पे रहेगा। अब देखिए इसमें दो केसेस बन सकते हैं, थोड़ा ना ध्यान से समझना है इस चीज को, इस क्लास को थोड़ा सा ध्यान से समझना। केस वन, देखो होता क्या है, प्रैक्टिकली होता क्या है, मान लो मैं कोई कंपनी चला रहा हूँ, आप ना मेरी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हो, आप मेरी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहते हो, तो पहले ना तुम मुझे रिक्वेस्ट करोगे। रिक्वेस्ट करने का मतलब है तुम मुझे अप्लीकेशन दोगे, अप्लीकेशन देने का मतलब है कि तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, उस पैसे को हम नाम देते हैं अप्लीकेशन मनी। तुम मुझे एक अप्लीकेशन दोगे, साथ साथ कुछ पैसा दोगे, दैट मनी इज नोन एज अप्लीकेशन मनी। तो मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 10 रुपए का शेयर, आप मुझे ना 2 रुपए देते हो और कहते हो कि सर ये लो एप्लीकेशन का पैसा और मुझे शेयर इशू करो, फिर मैं आपको शेयर इशू करूंगा, बाकी पैसे बाद में लूंगा। दूसरा केस, मेरी 10 रुपए की शेयर है, एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए, आप ना सारा का सारा पैसा 10 रुपए एप्लीकेशन के साथ ही दे देते हो और कहते हो सर मुझे शेयर अलॉट करो। अब मेरी मर्जी, मैं आपको शेयर दो या नो दो, जनरली मैं आपको शेयर अलॉट कर सकता हूँ। तो देखो मैंने केस वन में क्या बताया कि 10 रुपए का शेयर है, एप्लीकेशन के साथ पूरा पैसा दे दो। अब केस टू में मैंने क्या बताया कि 10 रुपए का शेयर है, आप एप्लीकेशन के साथ पैसा नहीं, पूरा पैसा नहीं दो, आप ना पैसा किस्तों में दो, इंस्टॉलमेंट में दो। तो देखो यहाँ पे दो केस बनने जा रहा है, यहाँ पे दो केस बनने जा रहा है। फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा दे दो, और सेकंड केस क्या बन रहा है कि नहीं, पैसा इंस्टॉलमेंट में दे दो।
तो देखो पार की बात हो रही है, फिर यहाँ दो केस राइज होंगे। एक केस राइज होगा एप्लीकेशन के साथ सारा पैसा दे दो, और दूसरा केस राइज होगा नहीं, पैसा आप इंस्टॉलमेंट में दो। तो केस 1 का मैं नाम लिख दूं, वेन, थोड़ा ना इस चीज को बारीकी से देखना, वेन, बच्चे यही गलती करते हैं, तो मैं इस बात को लिख दूं, वेन, वेन टोटल अमाउंट, वेन टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, वेन टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। अब केस 2 में आगे हम क्या देखेंगे कि नहीं, पैसे एप्लीकेशन के साथ पूरा नहीं मिल रहा है, पैसे इंस्टॉलमेंट में मिल रहा है, तो हम आगे देखेंगे, इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे। अभी हम देखने जा रहे हैं व्हेन टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन। इसमें सिर्फ दो एंट्री होगी, कौन सी एंट्री होगी इस चीज को समझना। आप मुझे एप्लीकेशन दोगे, तो पहले मैं कंपनी कंपनी अपनी बुक्स में एंट्री करेगा एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट करने की। अब एप्लीकेशन मनी दे दिए, सारा पैसा दे दिए, तो मैं क्या करूँ, शेयर इशू करूँ, तो मैं दूसरा एंट्री रिकॉर्ड करूंगा अपनी बुक्स में, शेयर इशू करने की। बेसिकली शेयर इशू वर्ड नहीं करके उसको हम टेक्निकली नाम देते हैं, हम शेयर आपको अलॉट करते हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हेन टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, सिर्फ दो एंट्री मेरे बुक में होगी, मेरे मतलब कंपनी के बुक में होगी। एक एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, और दूसरा शेयर इशू करने की एंट्री होगी। तो आइए इस चीज को देखते हैं। हाँ, तो इसमें दो एंट्री होगी। पहला, एक तो एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री होगी, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, सारा पैसा अगर एक बार आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्रेडिट करता हूँ टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन बिल्कुल लिखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में। देखो नरेशन में क्या लिखूंगा, नरेशन में लिखूंगा कि टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन being total amount received with application, सारा पैसा एप्लीकेशन पे आ गया। अब देखो दूसरी एंट्री क्या होगी, दूसरी एंट्री क्या होगी, सारा पैसा आप दे दिए ना, अब हम आपको शेयर इशू करते हैं, शेयर इशू करते हैं, इशू नहीं करके उसको हम बोलते हैं शेयर अलॉट करते हैं। तो दूसरा अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री बनेगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री बनेगी। तो एक एंट्री हो गई, दूसरी एंट्री, तो देखो मैं यहीं पे इसको कुछ समझा देता हूँ। जो आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट को क्रेडिट किया ना, इसको डेबिट करना, एप्लीकेशन अलॉटमेंट को डेबिट करना और शेयर कैपिटल को क्रेडिट करना। तो एंट्री अगले पेज पे देखो क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो एंट्री नंबर 2 हमारी बनेगी, दूसरा सेकेंड एंट्री देखो हमारा क्या बनेगा, शेयर, जो वहां क्रेडिट किया था यहाँ डेबिट कर लें, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, टू शेयर कैपिटल। और नरेशन बिल्कुल आप ध्यान से लिखेंगे, किस बात की एंट्री है, शेयर अलॉट करने की एंट्री है। तो यहाँ पे लिखोगे इस बात को, बीइंग allotment of shares, being allotment of shares are made। चलो ये तो केस 1 था। अब केस 2 देखो, केस 1 में मैंने कहा था ना कि सारा पैसा एप्लीकेशन के साथ दे दो। केस 2 में क्या होगा कि नहीं, पैसे किस में दो, पैसे एक साथ नहीं दो, मतलब इंस्टॉलमेंट में दो। तो केस 2 बनेगा, जिससे पीछे पेज पे आपने लिखा भी है कि व्हेन टोटल अमाउंट रिसीव्ड विद एप्लीकेशन, केस 2 लिखोगे नहीं, व्हेन अमाउंट इज रिसीव्ड इन पार्ट्स, पार्ट्स मतलब इंस्टॉलमेंट, तो यहाँ केस 2 लिखोगे। और केस 2 में लिखोगे व्हेन amount received
amount received in installment. अगर इंस्टॉलमेंट में रिसीव्ड होगा तो क्या एंट्री बनेगी? अच्छा, मैं पहले ना इस चीज को थोड़ा सा आपको समझा दूं, इस बात को समझना। इंस्टॉलमेंट में होगा तो क्या करोगे? पहले आप मुझे एप्लीकेशन दोगे, उसके साथ साथ कुछ मनी दोगे, तो एप्लीकेशन मनी दोगे। एप्लीकेशन मनी जो दोगे ना, वो भी तो शेयर के प्राइस का एक पार्ट है। तो आप उसमें इस चीज को जरा रफली समझना। पहले आप जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दोगे ना, उसको हम क्या नाम देंगे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो यही हुआ कि आप मुझे एप्लीकेशन का पैसा दे रहे हो। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, एप्लीकेशन में। अच्छा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के बाद क्या दोगे? सेकंड इंस्टॉलमेंट दोगे। तो मैं यहाँ लिख दूं सेकंड इंस्टॉलमेंट। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ नाम होता है अलॉटमेंट मनी। अलॉटमेंट मनी। अच्छा, सेकंड इंस्टॉलमेंट के बाद क्या दोगे? थर्ड इंस्टॉलमेंट दोगे। देते रहो ना, लेने के लिए तो हम बैठे हैं पैसा। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, फर्स्ट को। अच्छा, थर्ड इंस्टॉलमेंट के बाद क्या दोगे? फोर्थ इंस्टॉलमेंट दोगे। मतलब किस्त में आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दे रहे हो। तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम होता है सेकेंड को। अच्छा, फिफ्थ सिक्स वगैरह वगैरह। और आखिरी में क्या दोगे आप? लास्ट इंस्टॉलमेंट दोगे। लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है, बीच में कुछ और भी हो सकता है, लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है फाइनल को। तो देखो, पैसे अगर इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं ना, तो याद रखना, पैसे अगर इंस्टॉलमेंट में आ रहे हैं तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है एप्लीकेशन मनी। सेकंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है अलॉटमेंट मनी। थर्ड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है फर्स्ट कॉल। इस नाम में कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल वही होगा। फोर्थ इंस्टॉलमेंट का नाम होता है सेकंड कॉल, और लास्ट इंस्टॉलमेंट का नाम होता है फाइनल कॉल। कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि सर, ऐसा भी हो सकता है कि मैं आपको सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट दूं। तो मैं बोलूंगा बेटा, बात तो सही है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को तो वही नाम देंगे एप्लीकेशन मनी, सेकंड इंस्टॉलमेंट को अलॉटमेंट मनी, और 3 ही देना चाहते हो ना, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट को फाइनल कॉल नाम देंगे। ठीक है, तो आइए अब इस बात को एंट्री करते हैं। तो एंट्री हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरी बात सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। पहले देखो, मैं अपनी बुक में क्या रिकॉर्डिंग करूंगा। पहले तो तुम मुझे एप्लीकेशन मनी दोगे, तो मैं अपनी बुक में एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करूंगा। दूसरा, मैं आपको शेयर इशू करूंगा। इशू वर्ड नहीं कहेंगे, हम अलॉट करेंगे, तो शेयर अलॉटमेंट की एंट्री करेंगे। पहले 2 एंट्री हम पूरा कर लें। ध्यान से सुनना मेरी बात, 2 एंट्री हम पूरा कर ले। तो देखो, हम कौन कौन सी एंट्री करने जा रहे हैं। हम एंट्री करने जा रहे हैं कि एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की क्या एंट्री होगी, और शेयर अलॉट करने की क्या एंट्री होगी। तो फर्स्ट वन इज वेन when receipt of application money। देखो, अगर मुझे एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होगा ना, तो मैं बैंक को तो डेबिट करूंगा ही करूंगा। तो देखो, मेरे बुक में क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। और हम क्रेडिट करते हैं टू शेयर कैपिटल को, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को, सॉरी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर एक साथ पैसा आता है, जैसे पिछले वाले केस में था, तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर पैसा इंस्टॉलमेंट में आएगा, तो हम यहाँ पे सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे, सिर्फ एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे। तो अगर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होता है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट ईयर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नरेशन में इसी बात को लिख देंगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। और दूसरी एंट्री किस बात की मैं करूंगा, मैं शेयर अलॉट करने की एंट्री करूंगा। मैं इशू वर्ड नहीं नाम देता, मैं अलॉट वर्ड नाम देता हूं। तो सेकंड वन इज व्हेन अलॉटमेंट इज when allotment is made।
अगर अलॉट करेंगे ना तो यहाँ तो शेयर एप्लीकेशन ही वर्ड है जिसको मैंने क्रेडिट किया है, तो इसको डेबिट कर लें और शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर लें। पीछे वाले में क्या था, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट था, तो यहाँ पे मैंने शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को डेबिट करा था। यहाँ पे क्या है, सिर्फ शेयर एप्लीकेशन है, अगर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो सिर्फ हम शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज करेंगे, तो यहाँ मैंने सिर्फ शेयर एप्लीकेशन वर्ड यूज किया। अब इसको हम डेबिट कर लें, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। चलो अब आगे एंट्री देखते हैं। अच्छा, आगे एंट्री देखने के पहले जरा एक पॉइंट समझना, जैसे मान लो 100 रुपए का शेयर है, हम इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं, मान लो 100 रुपए का शेयर है, तो आप एप्लीकेशन के साथ कुछ ना कुछ तो पैसा दे रहे होंगे। तो कंपनी एक्ट करता है कि कम से कम 5% फेस वैल्यू का आप पैसा दे दोगे, कम से कम 5% ऑफ फेस वैल्यू का आप पैसा दोगे। इस बात को मैं अगले पेज पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए नोट्स में लिख देता हूँ, यहाँ पे नोट्स में मिनिमम हमारा नोट्स में हेडिंग बनेगा मिनिमम एप्लीकेशन मनी। मिनिमम एप्लीकेशन मनी, मैंने कहा कि कंपनीज एक्ट करता है 5% ऑफ फेस वैल्यू होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहां से आता है पॉइंट एज पर, तो मैं इस बात को लिख दूं एज पर कंपनी एक्ट, एज पर कंपनी एक्ट 5% ऑफ फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ शेयर। कंपनी एक्ट करता है एट लिस्ट मिनिमम 5% ऑफ फेस वैल्यू। दूसरा दूसरा किसका होगा, सेबी का होगा, तो मैं लिखूंगा एज पर सेबी। सेबी जिसको जो कंपनी को कंट्रोल करता है, एज पर सेबी मिनिमम एप्लीकेशन मनी है 25% ऑफ इशू प्राइस, 25% ऑफ इशू प्राइस। चलो ये तो जनरल नॉलेज की बातें होगी, दो एंट्री तो मैंने आपको समझा दी। अब एंट्री नंबर तीसरा देखना, नेक्स्ट एंट्री देखना। देखो एक तो आपने एंट्री की, एक तो एंट्री हुई थी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की और शेयर अलॉट करने की। अच्छा, उसके बाद देखो हम किस बात की एंट्री करेंगे। आपसे एप्लीकेशन मनी में आपसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपसे मांगने नहीं गया था, मुझे रिसिव्ड हुआ, तो मैंने रिसिव्ड की एंट्री की थी। आई रिपीट, मैं आपसे मांगने नहीं गया था, आपने मुझे दिया था, तो मैंने रिसिप्ट की एंट्री की। उसके बाद मेरी ड्यूटी बनती थी कि मैं आपको शेयर अलॉट करूं, तो मैंने शेयर अलॉट करने की एंट्री की थी। अब देखो आगे आगे क्या होगा, आपको शेयर अलॉट हो गया, अब जाके आप मेरे शेयर होल्डर हो गए, तो मैं आपसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करूं। मेरी बात सुनना, अब जाके मैं आपसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की डिमांड करूं, तो डिमांड करने का मतलब है मैं आपसे सेकेंड इंस्टॉलमेंट आप पे ड्यू करूं। तो नेक्स्ट एंट्री बनेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू। उसके बाद आप क्या करोगे, पैसा मुझे दोगे। उसके बाद एंट्री बनेगी सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। तो देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू, और उसके बाद क्या बनेगी, सेकेंड इंस्टॉलमेंट रिसिप्ट। अब मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट नाम नहीं देता हूँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम क्या होता है, क्या है, अलॉटमेंट मनी। तो मैं फिर से बता दूं, बच्चे यहाँ पे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं। सेकेंड इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री बनेगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री बनेगी। मैं इसको सेकंड इंस्टॉलमेंट नाम नहीं दूंगा, मैं अलॉटमेंट मनी नाम दूंगा। तो देखो मेरी किस बात की एंट्री बनेगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री बनेगी और अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री बनेगी। इस बात को ध्यान से समझना। सेकंड इंस्टॉलमेंट को मैं नाम देता हूँ अलॉटमेंट मनी, तो सेकंड इंस्टॉलमेंट ड्यू की एंट्री बनेगी जो मैं आपसे मांगूंगा, और सेकंड इंस्टॉलमेंट रिसीव की एंट्री बनेगी जो आप मुझे दोगे। तो मैं सेकंड वर्ड यूज नहीं करूंगा, उसका नाम है अलॉटमेंट मनी, मैं अलॉटमेंट मनी वर्ड यूज करूंगा। तो नेक्स्ट एंट्री किस बात की होगी, अलॉटमेंट मनी ड्यू और अलॉटमेंट मनी रिसिव्ड। आइए इस बात की एंट्री करते हैं। तो हमारा एंट्री नंबर थर्ड बनेगा, एंट्री नंबर थर्ड,
when allotment money due, when allotment money due, देखो allotment money due उसकी एंट्री होगी सेकंड अलॉटमेंट सॉरी अलॉटमेंट मनी ड्यू एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसके बाद किस बात की एंट्री होगी, उसके बाद एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड की एंट्री होगी। तो नेक्स्ट वन इज व्हेन allotment money received, अब रिसिप्ट होगा तो मैं बैंक को डेबिट करूंगा और जो शेयर अलॉटमेंट को मैंने डेबिट ऊपर वाले में किया था ना उसको मैं क्रेडिट करूंगा। एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अच्छा उसके बाद क्या होगा, उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट मतलब फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री होगी, फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री होगी। फर्स्ट कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक टू शेयर फर्स्ट कॉल। शेयर सेकंड कॉल ड्यू, शेयर सेकंड कॉल रिसीव्ड, शेयर सेकंड कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और रिसीव की एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डियर टू सेकंड टू शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। तो मैं ना इतना लंबा चौड़ा न करके मैं सिर्फ एक ही साथ एंट्री कर लूं, मैं यहाँ पे लिख लूं कॉल मनी, कॉल मनी, कॉल कुछ भी हो सकता है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, तो मैं लिख लूं वेन वेन कॉल मनी ड्यू। तो मैं मानता हूं कि मेरा एक ही कॉल फर्स्ट एंड फाइनल बचता है, जो भी कॉल है ना उसको डेबिट कर लो, शेयर कैपिटल को क्रेडिट कर दो। तो कॉल मनी ड्यू, तो मैं यहाँ पे लिख दूं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू क्या, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर फर्स्ट कॉल होता तो फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, अगर फाइनल कॉल होता तो फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब क्या होगा, अब कॉल मनी रिसीव्ड होगा ना, तो मैं यहाँ पे बात कर लूं वेन कॉल मनी रिसीव्ड, क्या एंट्री होगी, बैंक को डेबिट कर लेंगे और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को क्रेडिट कर लेंगे। हमारी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। चलो आज ना हम लोगों ने कुछ बेसिक पार्ट करा, मैं थोड़ा सा बता दूं क्या आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। हम लोगों ने इशू ऑफ शेयर स्टार्ट किया जिसमें टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल देखा, ऑथराइज्ड कैपिटल देखा, जितनी मेरी ऑथराइजेशन है मल्टीप्लाइड बाय फेस वैल्यू, इशूड कैपिटल देखा, सब्सक्राइब देखा, कॉल्ड अप देखा और पेड अप देखा। उसके बाद हम लोगों ने बात की, अभी तक हम लोगों ने बात की प्राइसेस फॉर इशू ऑफ शेयर। पार पे पार भी हो सकता है और प्रीमियम भी हो सकता है, अभी मैंने सिर्फ पार को लिया, प्रीमियम आगे देखेंगे। और कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश भी हो सकता है, अदर देन कैश को अभी मैंने छोड़ दिया, बाद में देखेंगे। अब कैश पे पार प्राइस कैश हो और पार की बात हो, उसी को हमने आज के क्लास में देखा। और पार में भी दो केस थे, एक तो इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, अगर एक पैसा सब एक साथ मिलेगा तो क्या एंट्री होगी। आगे हम लोग देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे कैश की तो बात होगी, अब पार के साथ साथ किसकी बात होगी, प्रीमियम की बात होगी। उसमें भी दो डिवीजन देखेंगे, अगर एक साथ मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, अगर इंस्टॉलमेंट में मिलेगा तो क्या एंट्री होगी। और लास्ट क्लास में मतलब उसके बाद हम लोग अदर देन कैश की बात करेंगे। ये थोड़ा ना लंबा चैप्टर है, हम लोग ना इसको इन पार्ट्स देखते चलेंगे। तो पहले अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कैश की तो बात होगी, पार की हो गई, अब हम प्रीमियम की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए